हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो वेलकम यू ऑल। मैं आपकी शिवांगी मैम पढ़ाती हूँ आपको बायोलॉजी फॉर क्लास 11th, 12th एंड नीट। यहाँ पे हमने शुरू किया था फोटोसिंथेसिस चैप्टर। अक्सर ये चैप्टर बच्चे को डिफिकल्ट लगता है, बट आई होप मेरे साथ पढ़ करके आपको ये ईजी लगे। जिन बच्चों ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज बेटा इसके प्रीवियस क्लासेस देखेंगे। आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा था, हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन के बारे में, जिसमें एटीपी की फॉर्मेशन आ जाती है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, जिसमें आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आता है। एंड नाउ वी आर डूइंग द लेक्चर नंबर 3। आज इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। इस चैप्टर में हम डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन बोले तो जो भी हमने एटीपी बनाया, जो भी हमने NADPH बनाया, अब ये NADPH2 और ATP को यूज करके हम बनाना चाहते हैं फूड। और फूड अगर बात करें सो दैट इज द ग्लूकोज, जो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। सो अब हम इसको पढ़ेंगे। सो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा पूरी क्लास को। जहां पे भी डाउट आए एक बार रिवाइंड कीजिए और दोबारा से सुनिएगा। सो नाउ, जैसे कि आपको मैंने अपने बारे में बता दिया है बेटा, फिर से बता देती हूँ। मैं शिवांगी शर्मा, और आपको मेरे से किसी भी तरीके की ज़रूरत हो, आपको जानना हो कोई भी टॉपिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, सो डू राइट ऑन द कमेंट्स बॉक्स। आप लिखिएगा आपके पास क्या डिमांड है, किस तरीके से आप समझना चाहते हैं, चैप्टर आपको कैसे आसानी से याद होता है। एंड नाउ आज की क्लास में हम ये वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, द C3 एंड C4। सो देखिए बेटा, इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले डार्क रिएक्शन क्या है उसको देखेंगे, फिर यहाँ पे दो चीजें आती हैं विच इज C3 एंड C4 साइकिल। ये बहुत जरूरी है समझना, इनमें डिफरेंस क्या आता है ये भी जानना है। देन बच्चे हम करेंगे फोटो रेस्पिरेशन। नाउ एक और पाथवे होता है विच इज द कैम्प पाथवे, तो ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसीलिए हम इसको इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको कैम्प पाथवे की क्लास चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। सो विद दिस थिंग नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सबसे पहले बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। सो हमने बेटा डार्क रिएक्शन कहा, और डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन डार्क में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लाइट की उसमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इस साइकिल को बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमने क्या पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में प्लांट ने क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस की थी। लाइट रिएक्शन में प्लांट ने प्रोड्यूस किया ATP और प्लांट ने प्रोड्यूस किया NADPH2। ठीक है, एक बार और इसको बिठा के ठीक से लिखते हैं। सो NADPH प्लस H प्लस दैट इज NADPH2, ये प्लांट ने प्रोड्यूस किया। अब इन दो चीज़ों से हमें खाना बनाना है, तो हम देखेंगे कि कैसे ये NADPH2 फाइनली यही जो है जो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। सो जो भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी बच्चे रिडक्शन होती है, और इस रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है NADPH2, और हमें मिलता है C6H12O6 विच इज द फूड, विच इज द ग्लूकोज। इस रिएक्शन को इसलिए अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे हम बायोसिंथेटिक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि हम सिंथेसिस कर रहे हैं यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हम इसे कार्बन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन की यहाँ पे वही पूरी बात हो रही है। हम इसको रिडक्शन साइकिल भी कहते हैं, और इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। सो नाउ इसी चीज से रिलेटेड मेरा C3 साइकिल होता है। लेकिन ये C3 साइकिल क्या है, व्हाट इज दिस C3, व्हाट इज दिस C4 साइकिल। सो जब कहानी शुरू कर रहे थे, खाने बनने की कहानी, फूड प्रोडक्शन की कहानी, तो अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही ग्लूकोज बनने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एक कार्बन मॉलिक्यूल है,
एक कार्बन एटम का होता है, और अगर मैं ये बोलूं ग्लूकोज, इसमें आपके 6 कार्बन होते हैं। ये चीज होती है। नाउ देयर वाज अ पर्सन जिनका नाम है मेल्विन क्लेविन, उन्होंने क्लोरेला में एक एक्सपेरिमेंट किया। क्लोरेला में उन्होंने कार्बन का एक आइसोटोप इस्तेमाल किया और स्टडी करना चाहा रिएक्शन को। तो यहाँ पे उनको पता लगा कि जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है, क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाना है। अब ये बहुत ही सीरीज में रिएक्शन हो रहा है। तो जो स्टेबल है, जिसको आप देख सकते हो कहाँ पे बना है, स्टडी कर सकते हो, तो वो सबसे पहला जो कंपाउंड बना था वो 3 कार्बन एटम का था, और दैट इज द PGA which is फॉस्फोग्लिसरेट, या उसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या है भाई वो नाम? मेल्विन केल्विन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्लोरेला में, विच इज अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, और यहां पे इन्होंने यूज किया C14 आइसोटोप। इसको यूज करने में उनको पता चला कि जो सबसे पहला द फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड जो बना था दैट वाज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, एंड दिस इज, इसको शॉर्ट फॉर्म में 3PGA लिखते हैं। दिस इज फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3PGA क्यों? क्योंकि जो फॉस्फेट है वो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, ये इसको हमने यहाँ पे बोला। अब मेरे पास क्या चीजें हो सकती हैं? तो भाई ऑब्वियस ही बात है, मेरे पास एक कार्बन का कंपाउंड है विच इज CO2। मेरे पास CO2 है, इससे मुझे मिल रहा है 3PGA। यहां पे आई नो दिस इज एक कार्बन, और ये मेरे पास 3 कार्बन है। अब यहां पे देखा गया कि ये एक्चुअली किससे बना। सो देखिए मेरे पास क्या चांसेस है। हो सकता है कि एक 2 कार्बन का कंपाउंड जुड़ करके 3 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है। हो सकता है ना, 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, तो हो सकता है 2 से बना हो, और एक तो मेरे पास कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में है, तो 3 कार्बन का 3PG हो गया। लेकिन ये चीज रिजेक्ट हो गई थी, ये चीज रिजेक्ट हो गई थी। बाद में जब स्टडी किया तब पता लगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहां पे होता है RUBP। ये RUBP से 3PGA बन रहा है। सो अब यहाँ पे सारी चीजें देखिए कैसे हुई। ये मेरे पास एक कार्बन है, ये मेरे पास 3 कार्बन है। RUBP बेटा 5 कार्बन का होता है। सो व्हाट इज दिस RUBP? ये आपका है राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। देखिए सिंपल सा समझ में आ रहा है। राइब्यूलोज इट इज अ कीटोज शुगर, यस, पेंटोज शुगर है और कीटोज है, तो 5 कार्बन वाला ये कीटोज शुगर है। बिस यानी कि बाय, 2 फॉस्फेट यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये 5 कार्बन कंपाउंड है। तो अब ये चीज समझ में आई कि यार बना तो इसी से ही है, ये ही है एक्चुअली मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर, ये भी है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। तो एक कार्बन 5 कार्बन से बना रहा है। टोटल कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन। 3 के ये पक्की बात है कि 3PGA ही बन रहा है, तो कितने 3PGA बनेंगे? 2 बनेंगे। तो ये चीज फिर यहां पे एक्सेप्ट हुई। सो दिस वॉज द फाइनली थिंग विच वॉज एक्सेप्टेड कि हमारे पास एक कार्बन एटम एक 5 कार्बन एटम वाले RUBP के साथ जुड़ता है, और मुझे यहां पे मिलता है
सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, लेकिन क्योंकि टोटल 6 कार्बन हो गए तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स PGA के मिलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला कंपाउंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल का मिलता है, इसीलिए बेटा इसे कहते हैं दी C3 साइकिल। इसीलिए डार्क रिएक्शन को हमने C3 साइकिल बोला। ठीक है, अब एक चीज समझिए, अभी तक हम केवल C3 साइकिल में आए हैं, C4 साइकिल में हम अभी तक नहीं आए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर ये चीज समझ में आई, दिस इज दी C3 साइकिल। अब इस C3 साइकिल के क्या फीचर्स हैं, ये कैसे फंक्शन करता है, अब इसको देखते हैं। सो प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या है। सो इसको बेटा केल्विन बेंसल साइकिल भी कह रहे हैं, इसको फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्टेज साइकिल भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन की रिडक्शन हो रही है फोटोसिंथेसिस में। इसको PGA साइकिल भी कहते हैं, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड साइकिल। इसको ये कहां पे होती है, ये आपकी ऑलमोस्ट ऑल साइकिल में होती है, लेकिन ये मोनोकॉट्स में नहीं होती। ये मोनोकॉट्स में नहीं होती। एक जो इसकी कुछ एक्सेप्शन है जिनमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है, दैट इज व्हीट एंड राइस। सो मोनोकॉट्स में, व्हीट एंड राइस में, डाइकॉट्स में, लगभग सारे डाइकॉट्स में। सो अगर मैं कहूं जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स शो C3 साइकिल। मेजर नंबर ऑफ प्लांट्स में C3 साइकिल ही होती है। ये C3 साइकिल 3 स्टेप्स में होती है। सो बेसिकली बेटा अब यहाँ पे समझिए बहुत ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या कहा, मैंने बोला C3 साइकिल में कि मेरा कार्बन डाइऑक्साइड एक विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ये मुझे 3 PGA बनाएगा, 2 बनाएगा विच इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन कंपाउंड है, PGA बना रहा है 3 कार्बन का, 2 PGA बना रहा है। क्यों? यहां पे मेरे पास RuBP है जो कि 5 कार्बन का है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां पे अब आप एक बात बताइए, ये तो प्लांट्स के पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये तो प्लांट्स के पास प्रेजेंट है, तो अगर ये हमेशा होती रहेगी साइकिल, तो क्या ये खत्म नहीं हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, होगा ना भाई। तो इसीलिए बच्चे यहां पे इसको दोबारा बनाने की भी जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली देयर आर 3 स्टेप्स which are involved in the carbon cycle। पहले स्टेप को हम कहते हैं फिक्सेशन, जिसको कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। दूसरे स्टेप को हम कहते हैं रिडक्शन। अब देखिए इसका मतलब क्या है। पहले स्टेप में फिक्सेशन हो रही है, क्या फिक्स हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कार्बोक्सिलेशन भी कहा क्योंकि क्या ऐड हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है RuBP में, सो दिस इज कार्बोक्सिलेशन। फिर बच्चे यहाँ पे रिडक्शन होगा, और तीसरा मेरा यहाँ पे स्टेप होता है दैट इज रीजेनरेशन। और ये रीजेनरेशन किसका है? ये RuBP का रीजेनरेशन है। RuBP खत्म हो गया तो इसको दोबारा तो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे होता है रीजेनरेशन। अब देखेंगे बच्चे यहाँ पे, लुक एट दिस इमेज, यहाँ पे बहुत अच्छे से 3 स्टेप्स दिखा रखे हैं। सो डार्क रिएक्शन कहां पे होती है? स्ट्रोमा में होती है। एक चीज समझिए, ये जो केल्विन साइकिल है विच इज दी C3 साइकिल, ये मैक्सिमम कहां पे होगी?
मेसोफिल सेल्स में ही होगी। भाई हमने यही तो बात की थी कि मेसोफिल सेल में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि मेसोफिल सेल्स में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले रीजन में ही NADH2 आया था, वहीं पे ATP आएगा बनने के बाद, जो लाइट रिएक्शन में आपने बना दिया। तो यहीं पे स्ट्रोमा में आपके पास NADPH2 प्रेजेंट है, यहां पे आपके पास ATP प्रेजेंट है, यही बेटा यूज होता है और आपका ग्लूकोज बनता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज फिक्सेशन। तो इस फिक्सेशन में यहां पे आपकी ऐड होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा यहां पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन बेटा क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे हाइड्रोजन की एडिशन के लिए मुझे चाहिए होगा NADPH2। तो जो NADPH मुझे मिला है, जो लाइट रिएक्शन में बना है, वो यहां पे काम आएगा, फिर वो यूज होकर के वापस NAD+ बन जाएगा, ताकि ये NAD+ दोबारा से NADH2 बना सके, ठीक है। चलिए देन बेटा यहां पे क्या होगा? अब रीजेनरेशन होगा। तो जो मेरे पास ग्लूकोज बन गया, रिडक्शन से ही बेटा ग्लूकोज बन जाता है। तो यहीं पे C6H12O6 ग्लूकोज बनाया मैंने रिडक्शन करके। अब फाइनल स्टेप में मुझे रीजेनरेशन करनी है, तो मुझे यहाँ पे RuBP दोबारा बनाना है और यहाँ पे भी मेरा ATP यूज होगा। सो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ हम ATP यूज कर रहे हैं और कहाँ पे हम NADPH यूज कर रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फुल साइकिल, एक एक स्टेप उसका समझते हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली, मैं चाहती हूं कि मैं डायग्राम बनाऊं ताकि आप मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ करें और आपको ये साइकिल अच्छे से लर्न हो। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम बच्चे। चलिए, तो क्या हुआ? एटमॉस्फेयर से आपकी आई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एटमॉस्फेयर से क्या आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में जुड़ेगा? आपका RuBP में जुड़ेगा, RuBP में जुड़ेगा, जो कि आपका 5 कार्बन का है, ठीक है। अब यहां पे इसको कौन जोड़ेगा? कोई एंजाइम भी तो होना चाहिए जो इसको जोड़े। तो यहां पे बेटा जो एंजाइम होता है दैट इज रुबिस्को एंजाइम। Now what is this Rubisco enzyme? This is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase। ये राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेक ऑक्सीजनेज है, यानी कि ये एंजाइम के पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है टू ऐड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी एंजाइम के पास ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है टू ऐड ऑक्सीजन। ये RuBP में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ज्वाइन कर सकता है और ऑक्सीजन को भी ज्वाइन कर सकता है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्वाइन करना है। ध्यान से सोचिएगा, ये कॉन्सेप्ट अभी C4 साइकिल में इस्तेमाल होगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि प्लांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्लांट में वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग भी हो रही है, वहाँ से भी ऑक्सीजन आ रहा है और ये एटमॉस्फेयर से भी ऑक्सीजन ले लेगा। तो ऑक्सीजन के साथ तो ये करेगा ही करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही ऐड करे। चलिए मान लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है, यही जो C3 साइकिल में होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो प्रोसेस है ये फर्दर आगे बढ़ेगा। जब ये इसको जोड़ा तो मैंने कहा सबसे पहला आपका स्टेबल कंपाउंड बना विच इज 3PGA। ये जो मेरा स्टेप है दिस इज कार्बोक्सिलेशन।
ठीक है। अब हम यहाँ पे कार्बन एटम को बढ़ाएंगे ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए। अभी देखिएगा मैं क्यों कार्बन एटम बढ़ा रही हूं। मुझे पता है कि 3PGA 3 कार्बन का है, ठीक है, इट इज ऑफ 3 कार्बन और ये 5 कार्बन का है। अगर मैं 6 CO2 ले लूं, मान लीजिए ये कितना है, 1 कार्बन का है, तो 6 × 1 कार्बन, टोटल 6 कार्बन। क्या किया मैंने 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिए। 6 लेते हैं। क्यों 6 ले रही हूं? मान लीजिए कि मुझे तो ग्लूकोज बनाना है ना भाई, मुझे तो ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज में तो 6 कार्बन चाहिए, तो मुझे 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेने चाहिए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिए। अब एक में 1 होता है तो टोटल भी 6 कार्बन हुए। अब देखिए बेटा, RuBp कितने हैं? 5 कार्बन, तो मैं कितने ले रही हूँ? 6 ले रही हूँ, तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास? भाई मुझे पता है कि मेरा एक RuBp 5 कार्बन का है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे। मैं ले लेती हूं 3 कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 1 कार्बन, ये टोटल हो गए मेरे 6 कार्बन, ठीक है। अब 3 कार्बन डाइऑक्साइड है तो मैं 3 ही RuBp लूंगी, तो मैंने 3 RuBp लिए। एक में 5 कार्बन होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 15 कार्बन हो गए, ठीक है। अब कितने बनेंगे? 1 कार्बन डाइऑक्साइड से 2 PGA बन रहे थे, याद है? मेरे पास 3 PGA बन रहे थे, तो अगर मैंने 3 कार्बन डाइऑक्साइड 3 RuBp लिए हैं तो मेरे पास 6 बनने चाहिए, तो मैं कितने लूंगी? 6 बनेंगे मेरे को, और एक में 3 कार्बन है, टोटल कितने हो गए? 18 कार्बन हो गए, ठीक है। चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये 3 PGA का क्या होगा? ये बेटा फर्दर यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड होगा। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड करूंगी। अब फॉस्फेट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ATP का इस्तेमाल करूंगी, तो ATP, ADP और एक फॉस्फेट में अलग हो जाएगा। ये फॉस्फेट मैं यहाँ पे यूज कर लूंगी। ये मेरा क्या बन जाएगा? अभी मेरा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। अभी 2 जगह पे फॉस्फेट आ गया, एक पहले कार्बन पे, एक तीसरे कार्बन पे, तो 1,3-बिस-फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। 1,3-बिस-फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड, ये मेरे पास यहां पे बन गया, ठीक है। चलिए 1,3-PG ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहां पे मेरा ATP यूज हुआ। बेटा कितना ATP यूज होगा? मैंने 6 PGA से 6 बनाए हैं 1,3-बिस-PGA, तो आप बताइए कितने ATP यूज होंगे? सब में एक एक फॉस्फेट ऐड किया है, तो मेरे 6 ही तो फॉस्फेट यूज होंगे, तो मेरे 6 ही तो ADP बनेंगे, ठीक है। 6 बन गए। अब मुझे क्या करना है? अब इसमें से हम एक फॉस्फेट को निकाल देंगे। अब मैंने यहां से एक फॉस्फेट को निकाल दिया और ये मेरा बन गया ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना, 1 वाले से निकाल दिया। कितने बने? ये भी अभी तक 6 ही हैं और ये भी 3 कार्बन का ही है, तो ये भी 6 ही हैं, 3 कार्बन के ही हैं, तो मेरे पास अभी भी 18 कार्बन ही है। अब ध्यान से सुनिए, ये तो ग्लिसरिक एसिड था, ये तो ग्लिसरल्डिहाइड हो गया। ये तो क्या हो गया? ग्लिसरल्डिहाइड हो गया। आपकी एनसीईआरटी में इसको ट्रायोज शुगर लिखा है क्योंकि 3 कार्बन की शुगर है, 6 है मेरे पास और 3 कार्बन की है। अब यार
ग्लिसरिक एसिड से ग्लिसरल्डिहाइड बन गया, यहाँ पे तो रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे NADPH2 यूज होगा। सो यहाँ पे NADP प्लस, और कितने यूज हुए होंगे? 6, क्योंकि 6 ही है मेरे पास। अब मेरा यहां से ग्लूकोज बनेगा। अब देखिए क्या होगा, ये बेटा मेरे पास 6 है, इसको मैं गैप भी कह सकती हूं। मान लीजिए इसे मैंने गैप बोला। ये जो गैप है ये मेरे पास 6 है, 5 आगे जाएंगे और 5 और 1 बच गया, वो ग्लूकोज बनाएगा। तो देखिए बेटा 5 गैप आगे जाएंगे और 1 गैप ग्लूकोज बनाएगा। ध्यान से सुनना, सारी उलझनें अभी सॉल्व हो जाएंगी, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 5 इधर आ गए। अब मुझे रीजेनरेशन करना था, मैंने कार्बोक्सिलेशन कर दी, मैंने यहां पे रिडक्शन भी कर दी। तीसरा स्टेप क्या था? रीजेनरेशन। यार इससे मैंने ग्लूकोज तो बना लिया, लेकिन इससे मुझे RUBP दोबारा बनाना है। RUBP तो बिस फॉस्फेट था, 2 फॉस्फेट था, इसके पास तो 1 फॉस्फेट है, तो ये यहां पे बनता है RUMP। इसको हम येलो से ही लिखेंगे, RUMP बना, मोनोफॉस्फेट बना। अब देखिए बेटा कितने बनेंगे। टोटल मेरे पास 18 कार्बन है, मैंने 1 गैप ग्लूकोज में दे दिया, तो यहां पे गए 15 कार्बन और यहां पे गए 3 कार्बन। नहीं समझ में आया? देखिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको मैंने गैप कह दिया, ये 3 कार्बन का था, टोटल 6 थे, क्योंकि 6 ही PGA बने थे, तो टोटल 18 कार्बन है। इन 18 कार्बन से मुझे ग्लूकोज भी बनाना है और रीजेनरेशन भी करनी है, तो मैंने 1 गैप यूज करा ग्लूकोज बनाने में, तो 1 गैप में 3 कार्बन है, 3 कार्बन चले गए। अब बाकी के चारों के 5 गैप मोनोफॉस्फेट बनाएंगे। कितने हैं? 15 कार्बन है ना, 5 गैप, 1 में 3, टोटल 15 कार्बन। अब बेटा ये है तो राइबोस शुगर, है तो ये राइबोलोज शुगर, राइबोलोज शुगर 5 कार्बन की होती है, तो ये तो बन गया, 5 कार्बन के बन जाएंगे। और कितने बनेंगे? 3। यस और नो? इस 15 कार्बन को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं? इस 15 कार्बन से मैं 3 RUMP बना सकती हूं या 3 पेंटोस शुगर बना सकती हूं, क्योंकि पेंटोस शुगर में 5 कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन के मैंने 3 RUMP बनाए। अब भाई एक और फॉस्फेट जोड़ेंगे, फॉस्फेट जोड़ देंगे, तो ATP का इस्तेमाल करेंगे। ADP फॉस्फेट मैंने यहां पे जोड़ा, जब एक और फॉस्फेट इसमें जुड़ जाएगा तो ये RUBP बन जाएगा, मोनोफॉस्फेट से बिस फॉस्फेट बन जाएगा। और ये कितने हैं? ये 3 हैं। ये कितने बने? 3। तो अब समझ आया मैंने क्यों 3 से शुरुआत करी, क्यों 6 को मैंने काटा, तो 3 से ही शुरुआत करी ताकि मैं साइकिल को समझ सकूं कि मुझे अगर 3 RUBP है तो 3 RUBP मुझे कैसे दोबारा मिलेंगे। अच्छा ये ATP कितनी है? 3 है ना, तो ये कितनी होंगी? 3 ही है। 3 मॉलिक्यूल्स, 3 RUMP में, तीनों में एक एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो 3 ATP इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये मेरी तो हो गई साइकिल, ये मैंने यहां पे कर दिया रीजेनरेशन। अब बात आती है मैम ग्लूकोज कैसे बना? ग्लूकोज तो 6 कार्बन का है,
और मैंने तो यहाँ पे 3 कार्बन है। इस 3 कार्बन से मैं 6 कार्बन वाला ग्लूकोज कैसे बनाऊं? तो इस साइकिल को 2 बार चला दो। तो इस साइकिल को 2 बार चला देंगे। सो दिस साइकिल runs twice for 1 glucose. So ये जो C3 पाथवे है इसको मैं 2 बार चलाऊंगी ताकि मुझे 1 ग्लूकोज मिल जाए। एक बार झट से रिवाइज करते हैं। RuBP 5 कार्बन का था, 1 कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन का, तो टोटल 6 कार्बन के 2 PGA बनते हैं। मैं 3 मॉलिक्यूल से खेलती हूं, तो मैंने 3 कार्बन डाइऑक्साइड लिए तो 3 ही RuBP लूंगी। टोटल मेरे पास 15 कार्बन हो गए। इससे मैं 3 कार्बन के कितने बनाऊंगी? 6 PGA बनाऊंगी। तो मेरे पास ये 15, 16, अरे अच्छा हुआ हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये तो 3 होना चाहिए था। तो 3 और 15 18, 18 से 6 3 PGA मिले, 1 फॉस्फेट जुड़ा, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिला, तो 6 ATP यूज किए, 6 ही गैप मिले। इसको एनसीईआरटी में ट्रायो शुगर लिखा है। अब इसका 1 मॉलिक्यूल यूज किया ग्लूकोज बनाने का और बाकी 5 से रीजेनरेशन करी और मेरे कार्बन एटम यहाँ पे सारे सेट हो गए। 3 कार्बन एटम से ग्लूकोज नहीं बना सकती तो ये पूरी साइकिल को 2 बार चलाऊंगी। प्लीज नोट दिस डाउन, प्लीज नोट दिस डाउन। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि मुझे कितने कितने ATP और NADPH खर्च हुई। सो देखिए बेटा, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और मैं इसीलिए यहां पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करूंगी। तो मैंने 3 यूज किए थे, यानी कि मैं सिंपल अगर बोलूं तो मैं ये साइकिल 2 बार चलाऊंगी। 2 टाइम्स C3 साइकिल चलाऊंगी। कितने ATP लगे मेरे? 6 ATP, 3 ATP, कितने हुए? 6 और 3 9, तो 9 इंटू 2 18 ATP। NADPH कितने लगे? वो तो रिडक्शन में लगे। कितने? 6 NADPH, तो 2 बार साइकिल, तो 6 इंटू 2 12 NADPH। तो ये मेरी यहां पे कहानी हुई C3 साइकिल की। अब ये बेटा आपका है कि उस गैप से मैंने ग्लूकोज कैसे बनाया। सो दिस इज योर रेस्पिरेशन चैप्टर। अगर आप यहां पे देखेंगे, सो ये देखिए बेटा, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो कहां पे मिल रहा है मुझे ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट? ये वाला। तो ये मेरा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट है, विच इज अ ट्रायोस शुगर। इससे मैं फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फाइनली ग्लूकोज बनाऊंगी। तो इसे कहते हैं रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लूकोज बन जाएगा रिवर्स ग्लाइकोलिसिस से। ये आप रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज दी C3 साइकिल। अब यहाँ पे अगर मैं सारी चीजों को समराइज करूं, सब चीजों को समराइज की हूं, तो मैंने बेटा क्या किया था? अपनी साइकिल में मैंने क्या यूज किए थे? मैंने अपनी साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया और मैंने कितने? 3 RuBP को यूज किया। 3 इंटू 1 3 कार्बन, 3 इंटू 5 कार्बन 15 कार्बन। मुझे कितने मिले? 6 3 PGA मिले, 3 कार्बन के 18 कार्बन। मैंने यहाँ पे रीजेनरेशन भी कर लिया और मैंने यहाँ पे इन 2 साइकिल को
ट्वाइस चला के 1 ग्लूकोज पाया जिसमें 18 एटीपी यूज हुए और NADPH 12 यूज हुए. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ दिस वी हैव कंप्लीटेड द C3 साइकिल. अब बेटा बात आती है द नेक्स्ट साइकिल विच इज द C4 साइकिल. बट C4 साइकिल से आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चे जो NCERT से पढ़ते हैं, जो नीट के लिए पढ़ते हैं, आपको बेटा NCERT की लाइन से इनको रिलेट भी करना आना चाहिए. तो इसीलिए हम NCERT के पॉइंट्स को रीड करेंगे. देखिए सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन था जहां पे हमने फिक्स किया कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्टेबल इंटरमीडिएट में. इसके लिए जो कार्बोक्सिलेशन जिसमें हो रही है, जिसमें ऐड हो रहा है, दैट इज RUBP. तो कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP. यहां पे जो मैंने एंजाइम यूज किया दैट इज RUBP कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को. लेकिन ऑक्सिलेज नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलेज वाली एक्टिविटी नहीं चाहिए, मुझे उसकी कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी चाहिए. अब फॉर्म क्या किए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, डबल बनते हैं. अब एंजाइम लिखा है यहाँ पे पूरा. नाउ नेक्स्ट प्रोडक्शन में नेक्स्ट रिडक्शन किया. रिडक्शन में मैंने क्या किया, यहाँ पे NADPH यूज किए और मैंने यहाँ पे बनाए अपना ग्लूकोज. तो यहाँ पे मेरा ग्लूकोज बना फ्रॉम दी पाथवे. अब यहाँ पे देखिए ये 6 टर्न से बता रहे हैं, तो ये 6 टर्न्स बर्न एंड 6 टर्न्स ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल. तो हमने एक बारी में 3 ग्लूकोज से पढ़ा था, हमने एक ही बारी में 3 ग्लूकोज से पढ़ा था, तो हमारी 2 टाइम साइकिल थी. लेकिन अगर मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड से पढ़ूं तो हमारी 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी, तब जाकर के मुझको मिलेगा 1 ग्लूकोज. लेकिन अगर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड से करते तो हमको बहुत ही फ्रैक्शंस में NADPH और ATP की वैल्यू लिखनी पड़ती, इसलिए हमने उसको 3 कार्बन एटम से किया, 3 मॉलिक्यूल से किया. देन वी हैव रीजेनरेशन, और रीजेनरेशन में हम दोबारा से RUBP को बना रहे हैं. ठीक है, सो ATP की मदद से फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, फॉस्फेट ऐड करके बनाया था हमने RUMP, फिर RUBP, ऐसे में को ये बना. ठीक है, चलिए नाउ यहाँ पे यही कहानी लिखी है. सो हमने भले ही 3 मॉलिक्यूल से शुरू किया लेकिन हमको भी सेम आउटपुट मिला. ठीक है, 6 CO2 हमने तो 1 लिया था लेकिन हमको भी 18 ATP मिले और हमको भी 12 NADPH मिले. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट साइकिल व्हिच इज द C4 साइकिल. अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. कैसे बेटा, बड़ी अजीब सी चीज है. मैंने आपसे कहा था कि प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है और प्लांट ऑक्सीजन भी ले रहा है. इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड चलिए रेस्पिरेशन से मिला और आपको एटमॉस्फेयर से ले रहा है, लेकिन प्लांट आपका जो वाटर है, वाटर की स्प्लिटिंग से भी तो उसको ऑक्सीजन मिल रहा है और वो एटमॉस्फेयर से भी ऑक्सीजन ले रहा है. अगर मैं आपसे कहूं कि जो रुबिस्को है, वो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जुड़ता है और वो ऑक्सीजन को भी जोड़ता है, अब उसको कैसे पता होगा कि उसको किसे जोड़ना है? सिंपल सी बात है, मैं अगर रुबिस्को एंजाइम हूं और मुझे C3 साइकिल चलानी है तो मुझे कैसे पता लगेगा भाई मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मेरे पास ऑक्सीजन भी है. तो मुझे कैसे पता कि बीइंग अ रुबिस्को मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना है या मुझे ऑक्सीजन को जोड़ना है? मेरे पास एक तरीका है. एक तरीका ये है कि मैं ऑक्सीजन को कम कर दूं या बिल्कुल हटा दूं. अगर मेरे पास ऑक्सीजन ना हो, अगर मेरे पास ऑक्सीजन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ही जोड़ूंगी. अगर रुबिस्को के पास ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को तो ही जोड़ेगा. तो प्लांट में ये एवोल्यूशन हुआ, प्लांट के अंदर एक चेंज आया, प्लांट की एनाटॉमी में चेंज आई और ये प्लांट्स कहलाए C4 साइकिल. C4 साइकिल में याद रखिए बेटा,
दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स। या तो कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिसमें ओनली C3 साइकिल है, या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें C4 भी है और C3 भी है। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होगा जिसमें C4 होगा केवल, उसमें C3 भी चलेगा और C4 भी चलेगा। C4 नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि अब यहां पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था वो आपका बन रहा था 4 कार्बन वाला कंपाउंड। अब अगर मैं सारी चीजों को इकट्ठा करूं तो मैंने यहां पे क्या क्या समझा। C4 साइकिल इसको क्यों कहा? क्योंकि यहां पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था वो आपका एक 4 कार्बन का कंपाउंड था, एंड दैट वाज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, नॉट 3PGA। लिख देती हूं, नॉट 3PGA। यहां पे मुझे 3PGA नहीं मिल रहा था, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिल रहा था। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में बेटा 4 कार्बन, इसमें आपके 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, एक H2 और एक कीटोन का ग्रुप होता है। दिस इज योर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब यार ये जो एसिड है 3PGA को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ा था RUBP ने, तो यहां पे क्या RUBP होगा? भाई सिंपल सी बात है, अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बना रही हूं 4 कार्बन से। देखिए ये मेरा 1 कार्बन है, ये मेरे पास ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, ये मेरे पास 4 कार्बन का है। तो आप सोच रहे होंगे कि कुछ 3 वाला यहां पे होगा। अब ये 3 वाला होगा वो क्या होगा? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब देखिए बेटा ये कौन सा होगा? यहां पे मेरे पास RUBP तो नहीं हो सकता, 3 कार्बन का RUBP तो नहीं है, वो तो 5 कार्बन का था। तो यहां पे मेरे पास कुछ और होता है, यहां पे मेरे पास होता है पेप, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट। फॉस्फोइनॉल पायरोवेट 3 कार्बन का। और जो यहां पे एंजाइम यूज होता है दैट इज पेप्टेज एंजाइम। अब दोबारा से C4 साइकिल में आपके एक अलग चीज बनी, इसलिए उसको C4 प्लांट्स बोला, क्योंकि उसमें 4 कार्बन की बनी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना। तो RUBP तो नहीं जोड़ सकता, कार्बोक्सिलेशन तो RUBP की नहीं होगी, वो तो 5 कार्बन का है। तो इन प्लांट्स के अंदर RUBP नहीं था, इन प्लांट्स के अंदर पेप था, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट, जो कि 3 कार्बन का था। तो यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम भी नहीं है, यहाँ पे पेप्टेज एंजाइम है, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट केज एंजाइम, जो कि इसको इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हुई एक बात, ये तो हो गई C4 साइकिल की बात। लेकिन मैंने यहां पे क्या लिखा है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट्स, दो सम प्लांट्स आर दी C4 प्लांट्स। इन C4 प्लांट में C4 साइकिल भी होती है और C3 साइकिल भी होती है। तो आखिर क्यों, जब इनके अंदर C3 ही होना था तो एक्स्ट्रा C4 को क्यों ऐड किया? क्यों, क्या जरूरत थी? पहले ही वाले प्लांट करते रहते ना, क्यों इतने बदलाव लाए, क्यों इतनी सारी नई चीजें बनी? क्योंकि वही बात जो मैंने आपसे कही, यहां पे उधर क्या हो रहा था, रुबिस्को एंजाइम काम कर रहा था, और इस रुबिस्को को कायम करने के लिए
ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था। हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इन प्लांट के पास दो चीजें आई। एक तो इनके पास C4 पाथवे आया जहां पे रुबिस्को की जरूरत ही नहीं थी। नो रुबिस्को रिक्वायर्ड। और C3 पाथवे भी हो रहा था जहां पे इन्होंने नो ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट किया। कितने स्मार्ट बने भाई। ये प्लांट्स कैसे थे? इन्होंने अपनी एनाटॉमी में कुछ ऐसे चेंज लेकर के आए कि जहां पे रुबिस्को एंजाइम काम कर रहा है वहां पे ऑक्सीजन हो ही नहीं, ऑक्सीजन होगा ही नहीं, तो हमेशा रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही जुड़ेगा और हमेशा वेस्ट नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्रॉपर खाना बनेगा। और उसके अलावा जिन जगह पे आप ऑक्सीजन को रोक नहीं सकते, जहां पे ऑक्सीजन आएगी ही आएगी, वहां पे इन्होंने रुबिस्को डाला ही नहीं, वहां पे इन्होंने C4 पाथवे जोड़ दिया, वहां पे इन्होंने पेप्केज एंजाइम दे दिया। अब देखिएगा, डायग्राम समझेंगे तब और चीजें क्लियर होंगी। इस साइकिल को बेटा हम क्या कहते हैं? दिस इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड साइकिल। इसको डाई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं क्योंकि यहां पे 2 बार कार्बोक्सिलेशन होगी। हम देखेंगे यहां पे 2 बार कार्बोक्सिलेशन होगा। इसे हैचेन-स्लैक पाथवे भी कहते हैं और इसे कॉर्पोरेटिव पाथवे भी कहते हैं बिकॉज इट वर्क्स विथ C3। C4 अकेला काम नहीं करता, C4 C3 के साथ काम करता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे समझते हैं कि क्या चेंजेस थे, क्यों किए। पहले हम सिंपल C3 की एनाटॉमी पढ़ते हैं। लीफ में ही होती है ना भाई, लीफ में ही होती है। तो लीफ का आपके पास फोटोसिंथेसिस होती है। यह आपका क्यूटिकल हो गया। ये स्टोमेटा और ये आपकी एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, अब यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? पैलिसेड सेल्स होते हैं। और बार बार मैं आपसे कह रही हूं कि ये ही मीजोफिल सेल्स में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। 2 तरीके के होते हैं। So these are मीजोफिल सेल्स, 2 तरीके की। ठीक है, इन्हीं के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट भी है। खूब सारे, सब में नहीं बना रही। तो क्लोरोप्लास्ट है तो खाना बनेगा। अब बीच में कहीं वैस्कुलर बंडल, मान लीजिए ऐसा, तो जो भी खाना बनेगा फिर वैस्कुलर बंडल उसको लेकर के जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट थे इनमें ग्राना ऐसे थे। हमने क्या पढ़ा था कि यहां पे PS1 था और अंदर वाले रीजन में जो अप्रेस्ड रीजन है इनमें PS2 था। यही पढ़ा था। PS2 में वाटर स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है और आपका यहां से भी ऑक्सीजन आएगी। तो 2 जगह से ऑक्सीजन आ रही है, एक इस जगह से ऑक्सीजन आ रही है और एक इस जगह से ऑक्सीजन आ रही है। इन सभी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, ग्राना है क्लोरोप्लास्ट, इनको ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं क्योंकि इनमें ग्राना का सिस्टम है। ग्राना का सिस्टम है तो PS1 PS2 दोनों होगा।
अब यहाँ पे आपकी दो जगह से ऑक्सीजन आएगी, तो आपकी ऑक्सीजन यहाँ से भी आ रही है, ऑक्सीजन वाटर की स्प्लिटिंग से भी मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो रिबिस्को एंजाइम था या तो वो ऑक्सीजन के साथ करता या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करता। अब देखिए बेटा, प्लांट में जब रिबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन का यूज करता है तो देखिए आपको रेस्पिरेशन पता है, रेस्पिरेशन बेटा 24 घंटे होती है। प्लांट खाना तो 24 घंटे नहीं बनाता, लेकिन सांस प्लांट 24 घंटे करता है, 24 घंटे लेता है। तो जब लाइट की प्रेजेंस में सांस लेता है, जब सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्लांट्स सांस लेते हैं, तो उस समय पे प्लांट ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन। और ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा तो इसे कहेंगे फोटोसिंथेसिस। तो चांसेस यहाँ पे दोनों हैं, फोटो रेस्पिरेशन की भी चांसेस है, फोटोसिंथेसिस की भी चांसेस है। फोटोसिंथेसिस अगर कम हो गई तो खाना भी कम मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस आए। ये था C3 साइकिल में, अब यहां पे C4 साइकिल में चेंज हो गई एनाटॉमी, कुछ ऐसी हो गई। एपिडर्मिस, क्यूटिकल, जैसे यहां पे दो तरीके के मीजोफिल सेल्स हैं, यहां पे एक ही तरीके के मीजोफिल्स थे, और वहां पे वेस्कुलर बंडल ऐसे हैं, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल के ऊपर बहुत सारी परतें चढ़ी हुई हैं, उसको बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। तो ये वेस्कुलर बंडल है, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारी लेयर्स हैं। स्क्लेरेनकाइमा वाले पढ़े होंगे आपने एनाटॉमी प्लांट में। ये मेरे सेल्स हैं, इसको कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। दीज आर इम्परवियस टू गैसेस, ये गैसेस के इम्परवियस है। और बाहर मेरा क्या है, एक जैसे मीजोफिल सेल्स हैं। मीजोफिल सेल्स में किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ नहीं है, कोई पैलिसेड और स्पॉन्जी नहीं है, एक जैसे मीजोफिल सेल्स हैं। क्लोरोप्लास्ट यहां पे भी है, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर भी है। बंडल शीथ सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट हैं, दीज आर, लिखेंगे यहां पे, अच्छा इसको मैं भी बताती हूं। ये वाले जो बाहर वाली सेल्स हैं, यहां पे आपका देखिए, मैं यहां पे लिख रही हूं ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यहां पे। ये मेरे मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स के अंदर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है। ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मतलब ऐसे, यानी कि यहां पे PS1 भी है, PS2 भी है। यहां पे ऑक्सीजन खूब सारा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से भी ऑक्सीजन आएगा और इन सेल्स में से भी ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्योंकि ग्रैनल है, ग्रैना है, PS1 भी है, PS2 भी है। और यहाँ पे आपके दोनों चीजें हैं, यहाँ पे आपके पास दोनों जगह से ऑक्सीजन आ रहा है, तो यहाँ पे आपका खूब सारा ऑक्सीजन आ रहा है। तो इन वाले सेल्स में, ये मीजोफिल सेल्स में आपका होता है पेप्केज एंजाइम, और यहां पे चलती है C4 साइकिल। मुझे क्या करना था, मुझे
अगर C4 है तो मुझे रुबिस्को नहीं चाहिए था, क्योंकि यहां पे यही हो रहा है ना भाई, C4 में रुबिस्को की जरूरत नहीं थी। अगर C3 है तो मैं ऑक्सीजन हटा दूं, तभी तो ये वाले प्लांट इवॉल्व हुए। मोनोकॉट्स तो बाद में आए डाइकॉट्स के, मोनोकॉट्स में ये सारी चीजें भी आई। सो यहां पे क्या हो रहा था, नॉर्मली C3 में ऐसा था, दो तरीके के सेल्स ना होकर के एक ही मेसोफिल सेल्स हैं, सभी में नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है। यहां पे ऑक्सीजन आ रहा है एटमॉस्फेयर से भी और ग्राना से भी, लेकिन इन मेसोफिल सेल्स में C4 साइकिल होती है और C4 साइकिल में रुबिस्को एंजाइम तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 3PGA बनता ही नहीं, यहाँ पे तो पेप्केज एंजाइम है, तो यहाँ पे मुझे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मेरी नो फोटो रेस्पिरेशन। मुझे तो फोटो रेस्पिरेशन रोकनी है ताकि मैं खाना बना सकूं। अब अंदर वाले सेल्स में देखिए क्या हो रहा है, बंडल शीट सेल्स में यहां पे एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होती है, यानी कि इनमें ग्राना नहीं है, सो देयर इज नो PS2। सो यहां पे स्प्लिटिंग नहीं होगी तो कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। दूसरी चीज, ये इम्परवियस टू गैसेस है, तो जो ऑक्सीजन बाहर से स्टोमेटा से आएगी वो इसके अंदर नहीं जा सकता, तो नो ऑक्सीजन कैन एंटर, कोई ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकती। तो यहां पे C3 साइकिल होती है, यहां पे रुबिस्को एंजाइम है। रुबिस्को एंजाइम ज्यादा से ज्यादा खाना बनाए, इसके लिए ऑक्सीजन के साथ उसको मत जोड़ो, और हमने यहाँ पे यही किया, हम यहाँ पे बंडल शीट सेल्स में ऑक्सीजन आने ही नहीं दे रहे ताकि रुबिस्को केवल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही जुड़े, और बाहर हमने क्या किया, रुबिस्को दिया ही नहीं ताकि आपका कोई फर्क ही नहीं पड़े। अब आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि मैम जो ये बंडल शीट सेल्स इम्परवियस है गैसेस के, माना इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है ग्रैनल वाले, तो चलो स्प्लिटिंग नहीं हो रही, ऑक्सीजन नहीं आया, मान लिया आपकी बात। अब आप बोलोगे चलो मान लिया आपकी बात, स्टोमेटा से अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रहा, मान ली नहीं आ रहा ऑक्सीजन, तो रुबिस्को जुड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो स्टोमेटा से आता है, और अगर कोई इम्परवियस ऑफ गैसेस हो तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक गैस के साथ पार्शियलिटी करेगा, या तो दोनों गैस अंदर नहीं आएंगी या तो दोनों आएंगी, तो दोनों ही नहीं आएंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा? सो तभी मैंने कहा था यहाँ पे 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, ये कैसे होता है अब यहाँ पे देखेंगे, इसे नोट डाउन करिए। अब आगे ये एग्जैक्टली C3 C4 साइकिल साथ में कैसे काम कर रही है, इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे बंडल शीट सेल और उसमें कैसे चल रहा है, अभी बताऊंगी। लेकिन पहले ये देखिए बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। सो मेसोफिल सेल्स में ग्राना क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि PS1 PS2 दोनों होगा, वाटर की स्प्लिटिंग भी होगी तो ऑक्सीजन का रिलीज भी होगा। लेकिन बंडल शीट सेल्स में आपका एक ग्रानल है, ओनली PS1, स्प्लिटिंग नहीं होगा तो कोई ऑक्सीजन नहीं आएगी। मेसोफिल सेल्स में बच्चे रुबिस्को एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हमने इसके बदले पेप्केज एंजाइम दिया है, वहां पे रुबिस्को प्रेजेंट है और पेप्केज एंजाइम एब्सेंट है। यहाँ पे एक्चुअली में शुगर की फॉर्मेशन नहीं हो रही, क्योंकि शुगर की फॉर्मेशन तो पूरी साइकिल खत्म होने के बाद होगी, खाना तो भाई केल्विन साइकिल में ही बनेगा, C3 साइकिल में ही बनेगा, तो क्योंकि यहाँ पे C3 हो रही है तो खाना भी यहीं पे बनता है। नाउ एक बार इन पॉइंट्स को यहाँ पे देखेंगे, C4 साइकिल की कुछ फीचर्स। C4 साइकिल बेटा सबसे पहले स्टडी की गई थी शुगर केन में, और ये जो अभी हमने एनाटॉमी करी थी इसको हम क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। क्रेन्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है रेत, जैसे फूलों का हार होता है ना, ऐसे जो चढ़ाते हैं ऐसे फूल से, ऐसे उस तरीके का दिखता है, तो क्रेन्स एनाटॉमी। ये
प्लांट में होती है जैसे कि मेज, सोरगम, ओट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, डाइकॉट्स में ये एमरांथस में होती है। ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में है। देखिए बेटा यहां पे क्या हो रहा है, जब प्लांट बिल्कुल ड्राई कंडीशंस में है, हाई टेम्परेचर्स में है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होगा, ऐसे प्लांट में अगर आप सोचिए एक नॉर्मल C3 प्लांट है, तो जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है बहुत सारी चीजों के लिए, तो उस प्लांट को भी हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन को चाहिए होगी बहुत सारी चीजों में। तो अगर मैं C3 होती तो मैं C3 क्या करती, जब मेरे को हाई टेम्परेचर में दे दोगे तो मुझे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ले लूंगी और वो सारी ऑक्सीजन रुबिस्को एंजाइम के साथ जुड़ती रहेगी और खाना भी कम बनता रहेगा। तो खाना भी कम बनेगा, फोटो रेस्पिरेशन होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये प्लांट्स अडेप्ट ही हैं। ये उन्हीं प्लांट में हुआ है जो हाई टेम्परेचर में रह सके, जिनको फोटो रेस्पिरेशन की जरूरत ही नहीं हो। तो यहाँ पे देयर इज नो फोटो रेस्पिरेशन, कोई फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं होती। ये प्लांट्स बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर ये लो टेम्परेचर में होंगे। इनके बेटा वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगे। वाटर का लॉस भी इतना नहीं होता। अगर मैं बोलूं C3 के आधा वाटर लॉस होता है और उससे डबल खाना ये बनाता है, तो हो गया ना ये बेटर प्लांट्स। उसके अलावा हाई इंटेंसिटी आपको याद होना चाहिए। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट है, ग्रैनल और एक ग्रैनल। तो फिर से ये वाला पॉइंट रिपीट करती हूँ, ये प्लांट्स को अडेप्ट हो चुके हैं ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, वहां पे ये आपका C4 पाथवे को फॉलो करेंगे। अगर नॉर्मल C3 प्लांट एक्सट्रीम टेम्परेचर में गया तो रुबिस्को फटाफट से फोटो रेस्पिरेशन करता रहेगा और खाना नहीं बनेगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए टाइम के साथ इवॉल्व हो गए C4 प्लांट्स। नाउ हाई टेम्परेचर की अगर बात करें तो एक और प्लांट्स होते हैं जिन्हें कैंप प्लांट्स कहते हैं। और ये बेटा जो कैंप पाथवे शो करते हैं, इनमें भी C3 भी होगा और कैंप भी होगा। ये दूसरे प्लांट्स होते हैं, ये हम अभी नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट देयर इन NCERT, बट इफ यू वांट टू स्टडी डू राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। चलिए सो नाउ अब ड्रॉ करते हैं किस तरीके से ये सारी चीजें हुई होंगी। सो देखिए बच्चे, अब एक जगह ऐसा होगा बंडल शीट सेल्स और उसके ऊपर आपका मेसोफिल सेल्स। ये गोला तो भैया एक बारी में कभी ढंग का बनता ही नहीं, ठीक है। ये मान लीजिए these are the mesophyll cells और ये क्या बना रही हूं, प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन बता रही हूं, क्योंकि प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन तो है, होता है भाई, तभी सेल वॉल भी बनाया है। और ये आपका हो गया बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल्स में कौन से हैं, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट हैं। याद रखिएगा यहाँ पे ए ग्रैनल है, यहाँ पे C3 साइकिल होनी है, यहाँ पे ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे C4 पाथवे है, ठीक है। और ग्रैनल है तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो आ रही होगी, तो यहाँ पे पेप्केज एंजाइम की एक्टिविटी है और यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी है। एक ग्रैनल है तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चे क्या हुआ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से आई होगी स्टोमेटा के पास, तो ये एक्चुअली वाटर के साथ मिल करके कार्बोनेट आयंस बन गए, ठीक है। HCO3 ये बन गया, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे फिक्सेशन होगी, तो हमने क्या कहा, C4 साइकिल को नाम इसीलिए C4 पड़ा क्योंकि ये पहला स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का बनाता है। तो ये कैसा बना रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज 4 कार्बन, ठीक है। अब
किसके साथ जुड़ करके बनाएगा? तो ये किसके साथ जुड़ा है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ, विच इज 3 कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड इज वर्क कार्बन। और यहां पे एंजाइम कौन सा है? पेप्केज एंजाइम। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये तो कार्बन एक बारी में फिक्स हो गई, तो यहां पे एक बार आपका कार्बोक्सिलेशन हो गया, यहां पे एक बार कार्बोक्सिलेशन हो गया। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या करेगा? ये खाना कैसे बनाएगा? तो ये बच्चे कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, या फिर अस्पार्टिक एसिड, और इसमें जो एंजाइम होता है दैट इज मैलिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। मैलिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। यहां पे आपका क्योंकि कार्बोक्सिलेशन हुई, अब ये रिडक्शन हुआ है, तो यहां पे आपका रिडक्शन हुआ, तो यहां पे आपका एक NADPH यूज होता है। सो कर देते हैं भाई एक NADPH यूज। ठीक है, अब ये मैलिक एसिड अंदर जा सकता है। सो यहां पे हमने कहा था कि खाना यहां नहीं बनेगा, ये मेरा पेप्केज एंजाइम ने काम कर दिया। खाना एक्चुअली C3 साइकिल से ही बनेगा और वो बंडल शीट सेल्स में होगी। यहां पे ऑक्सीजन नहीं आ सकती, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आ सकती, लेकिन यहां पे मैलिक एसिड तो आ सकता है। तो ये मैलिक एसिड यहां पे प्लाज्मोडेस्मेटिक कंडीशन से आ जाता है। तो ये भी 4 कार्बन का ही एसिड है। तो ये क्या हुआ बच्चे? ये स्टेप यहां पे हुआ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये मैलिक एसिड फर्दर बनाता है क्या? ये इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। जब ऐड होता है तो कार्बोक्सिलेशन, निकला तो डीकार्बोक्सिलेशन। अब मुझे यहां से निकल गया, तो ये बच्चे जब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो 4 में से एक कार्बन एटम गया और ये बनाता है पायरुवेट, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब देखिए इस यहां पे मैलिक एसिड से पायरुवेट बन रहा है, यहां पे आपका एक फिर से NADPH के साथ क्या होगा? NADP प्लस NADPH देगा, NADPH देगा। सो यहां पे अगर मैं बात करूं इधर और इधर, ये और ये, देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ NADPH। NADPH ना ही बना तो सही, लेकिन यूज भी हो गया। तो अगर ओवरऑल देखो तो एक यूज हुआ, एक बन गया, तो कोई नेट यूज और लॉस और गेन यहां पे नहीं हुआ। अब खाना बनाना है, खाना कैसे बनेगा? खाना कैसे बनेगा? तो खाना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड की होगी कार्बोक्सिलेशन। क्या होगा? कौन करेगा? रुबिस्को एंजाइम। किस में करेगा? RUBP में, RUBP 3PGA और आपकी C3 साइकिल, वही पूरी C3 साइकिल, फिर ये RUBP की रीजेनरेशन, वही पूरे स्टेप होंगे जो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो यहां पे बेटा क्या हुई? आपकी 2 बार कार्बोक्सिलेशन हुई, एक बार ये और एक बार ये, ट्वाइस, 2 बार कार्बोक्सिलेशन यहां पे हुई है। चलिए अब हम ये तो जानते हैं कि RUBP को कैसे रीजनरेट करते हैं। ये पायरुवेट का क्या करें? फालतू में यहीं पे इकट्ठा हो रहा है,
ये पायरुवेट को किसने कहा था यहाँ पे आ जाए भाई, बैठ जाए? पायरुवेट से तो कुछ करना है। अब देखिए बेटा, रेस्पिरेशन का एक और चार्ट दिखाती हूँ, वही जो हमने पहले पढ़ा था। इस पायरुवेट से क्या बनाना है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बन सकते हैं। दोनों 3-3 कार्बन के हैं, 2 एटीपी मिलती है। तो अगर मैं पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाऊं तो 2 एटीपी यूज हो जाएगी। सो ये मेरी यहाँ पे इसकी भी रीजेनरेशन हो गई। तो ये पायरुवेट पेप को रीजेनरेशन करता है, तो ये स्टेप हुआ रीजेनरेशन। और यहाँ पे एटीपी एएमपी बनाएगा, पहले एडिनो डाइफॉस्फेट फिर मोनोफॉस्फेट, तो इक्विवेलेंट टू 2 एटीपी, 2 एटीपी यहाँ पे यूज हो गई। तो इसकी भी रीजेनरेशन होती रही। सो दिस इज दी C4 साइकिल। सो देखा, नेचर इज सो दिमाग वाला, कैसे सब कुछ ठीक कर लेता है। ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन। एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे भैया। चलो, एनसीईआरटी का डायग्राम क्या कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये बना, पेप से फिक्सेशन करी, क्या बनाया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, C4 एसिड बनाए, मैलिक एसिड बनाया, मैलिक एसिड C4 एसिड का ट्रांसपोर्ट हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुई तो C3 एसिड मिला, यानी कि वही 3PGA मिला। 3PGA से फिर वो सब कुछ बनाएगा। अब C3 एसिड बोले तो पायरुवेट और पायरुविक एसिड। तो इस पायरुवेट से फाइनली फिर से रीजेनरेशन करते हैं और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये एंटर कर जाएगा केल्विन साइकिल में। सो दिस इज द एंटायर C4 साइकिल। अब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस भी कराऊंगी, लेकिन अगर मेरे यहाँ पे देखूं तो कितने बने बेटा? यहाँ पे C3 साइकिल तो हो ही रही है, तो वही 18 एटीपी और वही 12 NADPH तो मेरे पास है, लेकिन अब मेरे पास C4 साइकिल भी है और C4 साइकिल में NADPH का तो कोई नेट गेन और लॉस नहीं हुआ। अब कितने मिले थे? 2 एटीपी यूज हुए थे। एक ही कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ये 2 एटीपी कहाँ पे यूज हुए? फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाने के लिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये साइकिल 6 बारी चलानी होगी ताकि मुझे C6H12O6 मिले। तो एटीपी को 2 × 6 कर दीजिए, 18 एटीपी कर दो। 2 6 18 से कब होता है भाई? आती है भाई, बायो वालों को भी मैथ्स आती है, ये मत सोचिएगा। तो 12 एटीपी हो गए। सो अब अगर मैं देखूं कि टोटल एटीपी मेरे पास कितने हुए, इट इज 12 + 18 विच इज 30 एटीपी। तो एनर्जी भी ज्यादा मिल रही, यूज हो रही, एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है, लेकिन खाना भी पूरा मिल रहा है, फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं हो रही। और आपको पता है फोटो रेस्पिरेशन में और एटीपी यूज होती है। सो नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। अब हमने दोनों पढ़ ली। सो यहाँ पे देखेंगे C3 में बेटा कार्बन का पहला एक्सेप्टर रुबिस्को था, वहां पे दोनों थे। जो प्राइमरी था दैट वाज PEP, जो बाद में कर रहा था दैट वाज RUBP। C3 में एंजाइम रुबिस्को था, वहां पे पहला एंजाइम पेपकेस था और बाद में रुबिस्को भी था। C3 में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका 3PGA है, 3 कार्बन, और यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। तो वैसे तो PEP पेपकेस ऑक्सैलो लिखेंगे, ये मैंने दोनों क्यों लिखे हैं ताकि आपको पता लगे। सो एक्चुअली इस इज C3 + C4 जो साथ में हो रही है। नाउ ये कहाँ पे होती थी? सिर्फ मीजोफिल सेल्स में, वहां पे मीजोफिल भी है और बंडल शीथ भी है। C3 में स्लोअर प्रोसेस होता था और वहां पे फास्टर होती थी, ट्वाइस होती थी, 2 बार चल रही थी। C3 में 3 एटीपी फिक्स करते हैं, वहां पे 2 एटीपी, क्योंकि 2 एटीपी की जरूरत है। चलिए, नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ C4 साइकिल? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार फट से।
दे कैन टॉलरेट सलाइन कंडीशंस, क्योंकि इसके पास खूब सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, खूब सारा एसिड मटेरियल है, तो सलाइन कंडीशन में ऐसा नहीं हो रहा कि अंदर कम है सॉल्ट, बाहर ज़्यादा एसिड है, ऐसा नहीं है। फिर ये परफॉर्म कर सकते हैं व्हेन स्टोमेटा इज क्लोज्ड। स्टोमेटा क्लोज होंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा से तो पीईपी है, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पीईपी, तो अगर स्टोमेटा क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, उसी को यूज करके वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेगा। जो अरेंजमेंट है वो आपका प्रोड्यूसेस करता है छोटा एरिया और वाटर की अच्छे से यूटिलाइजेशन, तो पानी को ये बचा भी रहा है, इसे नोट डाउन करें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द फोटो रेस्पिरेशन। सो फोटो रेस्पिरेशन, अब आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका है। सो देखिए फोटो रेस्पिरेशन में बच्चे क्या हो रहा है, आपका रेस्पिरेशन की ही तरह। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, दिस इज रेस्पिरेशन। लेकिन जब ये प्रोसेस लाइट की प्रोसेस में यूज होगा तो इसे कह देते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इसे क्या कह देते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए आगे बेटा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली आपकी एटीपी यूज होती है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे क्या मिलेगा, इट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, वैसे मैं पढ़ाती हूँ 11th वाले बच्चों को, लेकिन अभी हम शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम इसका पूरा डिटेल में साइकिल नहीं पढ़ेंगे। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट एक 2 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए बेटा इस साइकिल को हम C2 साइकिल भी कहते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन इज एक्चुअली दी C2 साइकिल। नेक्स्ट, ये ओनली C3 प्लांट्स में हो रही है ना भाई, केवल C3 प्लांट्स में हो रही है, और इसको ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोलेट बनता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे मेरे फोटो रेस्पिरेशन के फीचर्स हैं। और एक और चीज यहाँ पे बता देती हूँ। सो फोटो रेस्पिरेशन क्यों हो रही है, क्योंकि जो रुबिस्को एंजाइम है, ये रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को ऐड करता है और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है। अब ये मत सोचेगा RUBP एंड ऑल, कंफ्यूज मत होना फालतू में, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। तो रुबिस्को एंजाइम जुड़ेगा किसी में, ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी नहीं करेगा, ये अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए ना यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम भी मैं लिखती हूँ। सो ये बेटा डेकर एंड टायो ने देखा था सबसे पहले टोबैको प्लांट में, विच इज अ C3 प्लांट। ठीक है, चलिए अब फोटो रेस्पिरेशन के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। तो ये बुरा भी बहुत है और थोड़ा सा अच्छा भी है। तो ये क्या फेवर करता है और ये क्यों एक्चुअली वेस्ट है, तो ये बहुत ज्यादा वेस्ट है। क्यों, क्योंकि ये एटीपी को यूज करता है, ये एटीपी प्रोड्यूस नहीं करता, एटीपी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कोई NADPH को प्रोड्यूस नहीं करता, फोटोसिंथेसिस को कम कर देता है, फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस कर देता है। क्यों, क्योंकि जुड़ने नहीं देता, कार्बन डाइऑक्साइड को जुड़ने नहीं देगा। तो यहां पे लिख रही हूं 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रिड्यूस हो जाता है, 25% में रिड्यूस हो जाता है। और फोटोसिंथेसिस नहीं करता, रिड्यूस करते मतलब
अब वैसे तो ये कम कर देगा, लेकिन ये खुद से कोई स्टार्च प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये स्टार्च भी प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, इसका फायदे भी हैं क्या, कि ये बेटा अगर आपका फोटो रेस्पिरेशन हो रही है प्लांट्स में, तो ये ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, तो प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी तो रहेगी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सो ये मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना कि ऑक्सीजन को यूज तो कर रहा है, देन ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड भी कर रहा है। क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। देन अगर हाई टेम्परेचर है, लाइट अगर ज़्यादा है, तो उस केस में C3 प्लांट्स में ये हेल्प कर रहा है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है और उस जगह पे ये ज़्यादा होता है। जब ऐसा होगा तो फोटो रेस्पिरेशन ही ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। नाउ सो विद दिस वी आर एंड ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ पे एक और चीज देखेंगे बेटा, यहाँ पे ये 3 ऑर्गेनेलिस का यूज करता है। ये क्लोरोप्लास्ट, बस इतना समझ लीजिए, ये पेरोक्सिसोम और ये माइटोकॉन्ड्रिया तीनों का यूज करता है। ठीक है, तीनों का यूज करता है, ऑक्सीजन को यूज करता है, फॉस्फोग्लाइकोड देखिए रुबिस्को एंजाइम, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करता है। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर्स का, दैट इज द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को बढ़ा या कम कर सकते हैं। सो देखिए बेटा, यहाँ पे अब क्या लिखा है, हम एनसीईआरटी के लाइंस को रीड करेंगे क्योंकि ज्यादा हमें यहाँ पे नहीं समझना। सो लुक हियर, अगर मैं फैक्टर्स पढ़ना चाहूँ फोटोसिंथेसिस को तो बहुत सारे होते हैं। इट कुड बी सम एक्सटर्नल फैक्टर और कुछ इंटरनल फैक्टर भी। जैसे कि इंटरनल फैक्टर्स क्या हुए कि आपका मीजोफिल सेल्स कैसे, हमने देखा कि सेल्स की एनाटॉमी पे भी बहुत डिपेंड करता है, साइज कैसा है, एज कैसा है, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स कैसी है कि लाइट उस पर ठीक से पड़ रही है कि नहीं, क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं, कितने हैं, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कितनी है, ज़्यादा होगी तो रुबिस्को एंजाइम काम करेगा, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल पे डिपेंड करेगा। ये हो गई इंटरनल फैक्टर्स। और अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूं तो बाहर से जो सनलाइट आ रही है, जो टेम्परेचर दे रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर है, ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे एक आता है ब्लैक्समैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैक्समैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है बच्चे, कि मान लीजिए कि प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, लेट्स सपोज ये सारी चीजें चाहिए। अब उसको ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो इन सब में जो सबसे लीस्ट होगा दैट विल स्टॉप दी फोटोसिंथेसिस। मतलब इन सब में जो सबसे ज्यादा कम होगा वो फोटोसिंथेसिस का लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ इन अ केमिकल प्रोसेस इट इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर चाहिए, देन द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू, जो उसकी मिनिमल वैल्यू से काफी कम है। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ द क्वालिटी, और चेंज हो जाएगी, जो प्रोड्यूस करना है वो भी डिपेंड करेगा उस फैक्टर में। नाउ द फर्स्ट फैक्टर वी विल स्टडी इज लाइट। सो लाइट बेटा सिंपल हम यहाँ से इस वाली चीज से पढ़ सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे मान लीजिए लाइट इंटेंसिटी है और यहाँ पे मान लीजिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है तो खाना बनेगा, लाइट बढ़ती जा रही है तो खाना बढ़ा। तो जब तक लाइट बढ़ती गई, जब तक फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होती गई। एक समय ऐसा आया अब आपका कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। क्यों? ये आपका कॉमन हो गया, ये लिमिटेशन आ गई। क्यों? ये लिमिटेशन इसलिए आ गई क्योंकि इस टाइम पे फोटो रेस्पिरेशन इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस। भाई जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई तब हमने देखा था कि फोटो रेस्पिरेशन होगा,
तो खाना भी प्रोड्यूस हो रहा है और फोटो रेस्पिरेशन भी हो रहा है, तो बराबर का हो रहा है। कोई नेट एक्स्ट्रा खाना मुझे नहीं मिल रहा। प्लांट जो खाना बनाया उसको एनर्जी के लिए यूज कर रहा है, जो बनाया उसको एनर्जी के लिए यूज किया, तो कोई मेरे को एक्स्ट्रा चीज नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट हो गया। अब देखेंगे एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहती है कि द इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ लाइट ये डिपेंड करती है। लीनियर रिलेशनशिप है पहले तो कि जब तक बढ़ेगा सब बढ़ेगा, बट ग्रेजुअली बेटा जब हायर इंटेंसिटी होगी तो रेट कोई चेंज नहीं दिखाएगा, ये लिमिटिंग बन जाएगा फैक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बराबर की हो गई। एक और चीज बेटा यहाँ पे बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी बहुत ज्यादा लाइट बढ़ गई तो आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी, उनकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। हमने पढ़ा था वो डिग्रेड होने लग जाएंगे। नाउ नेक्स्ट बेटा मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। नाउ वी नो कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इज लो इन द एटमॉस्फेयर और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन अगर ये हुआ तो ये इंक्रीज कर सकती है, तो बहुत डिपेंड करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ऑक्सीजन से ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बेटा रुबिस्को एंजाइम उससे ज्यादा जुड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन ज्यादा होगी और खाना भी ज्यादा बनेगा। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, द C3 एंड C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंटली टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। जब लो लाइट कंडीशंस है, नीदर रिस्पॉन्ड्स टू हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन। मतलब अगर लाइट ही कम आ रही है तो लाइट मेरी लिमिटिंग फैक्टर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि लाइट पे वो डिपेंड हो जाएगा, ब्लैक्समैन लिमिटिंग फैक्टर, कि जो सबसे कम है उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट से उसको मैं मानूंगी। तो जब लाइट ही नहीं है तो कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट जब हाई लाइट इंटेंसिटीज होगी तो C3 एंड C4 में इंक्रीज दिखेगा रेट, क्योंकि लाइट मिल रही है, खाना बढ़ेगा। अब आपको आगे पता है कि कैसे चेंज होगा दोनों में, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सो मेनी टाइम्स। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टू नोट दैट C4 प्लांट शो करते हैं सैचुरेशन 360 पे, लेकिन C3 जो है रिस्पॉन्ड करते हैं इनकी CO2 और सैचुरेशन दिखेगी ओनली बियॉन्ड 450। देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो C4 प्लांट्स हैं वो सैचुरेशन दिखा देंगे 360 में ही, ठीक है। अब सैचुरेशन आ गया, अब यहाँ पे बराबर होती जाएगी, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन तो यहाँ पे होता नहीं है, खाना बनता रह रहा है, बस अब इतना नहीं बन रहा। लेकिन जो C3 प्लांट्स होते हैं ये इंक्रीज करेंगे अगर CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ी, क्योंकि इसके तो दोनों सेल्स के पास रुबिस्को है, दोनों ही सेल्स के पास रुबिस्को है, तो दोनों ही उस पर काम करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इंटेंसिटी बढ़ने से और कुछ समय तक ज्यादा खाना बनेगा, लेकिन उसके बाद इससे ज्यादा नहीं। नाउ thus the current availability of CO2 level is limiting to the C3 plants. अब ये क्या कह रहा है? Thus current availability of carbon dioxide ये लिमिटिंग होगा C3 प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट में तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं, तो आपका खाना तो उतना बन रहा है, जो भी रुबिस्को एंजाइम है वो तो आपका ऑक्सीजन तो है ही नहीं उसके पास, वो तो खाना बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन अगर मेरे C3 प्लांट्स हो गए तो फोटो रेस्पिरेशन होता रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपका कम यूज होता रहेगा, तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, बाकी अब कुछ नहीं है। आगे बताया है कि ग्रीन हाउसेस में देखा है, एज सच वी विल डिस्कस ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ अब टेम्परेचर, तो डार्क रिएक्शन बेटा एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल, तो क्योंकि एंजाइम्स काम करते हैं डार्क रिएक्शन में तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि C4 हायर टेम्परेचर पे अच्छा काम करेगा और C3 लोअर टेम्परेचर पे अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इज द वाटर। तो वाटर बेटा ये लाइट रिएक्शन में यूज होता है, इफेक्ट वाटर का अलग अलग होगा, ये डायरेक्टली नहीं होता, इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर से आपका स्प्लिट होता है, फिर ऑक्सीजन मिला, उससे H और O आप यूज करते हो, तो डायरेक्ट इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये एक ऑफ कोर्स फैक्टर है। अगर मेरा वाटर स्ट्रेस हुआ तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, तो CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अब देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। वाटर मेरे को उसके लिए चाहिए तो ऑक्सीजन मेरा रोल होना चाहिए, ठीक है। अब वाटर तो प्लांट एज सच यूज नहीं कर रहा, लेकिन अगर प्लांट में वाटर कम हुआ तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो ये इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम कर रहा है, तो ये यहाँ पे लिखा है। सो विद दिस थिंग बेटा, ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको मजा आया हो। मेरे संग पढ़ के कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसे लगी, आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं। आपको कोई डाउट्स आए, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई सजेशन हुई, यू कैन टेल मी इन दी कमेंट्स। एंड प्लीज हम जल्दी मिलेंगे, और यहाँ पे इस वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।